नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके भूमिपुत्र चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिट्टी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और ये सभी परेशानियां जो है वो हमें मिट्टी के कारण आ रही है। तो मिट्टी में जो परेशानी है वही परेशानी हमें आ रही है। तो हम जान लेते हैं कि मिट्टी में आखिर क्या तत्व अवेलेबल होते हैं और उन्हें क्या परेशानी है और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मिट्टी के अंदर में कौन से तत्व विलीन रहते हैं। तो दोस्तों, आपको तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम मिट्टी किस तरह से तैयार होती है। मिट्टी पहाड़ों के कटाव से तैयार होती है। इसके ऊपर में निसर्ग का जो धूप, बारिश और हवा का जो है उसका वर्षों उसके ऊपर में इफेक्ट होता है और उस कारण से पहाड़ से हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है और इसी के कारण उसमें रेत का प्रमाण जो है ज़्यादा होता है। मिट्टी के अंदर में हमने पिछली वीडियो में भी देखा और अभी भी हम बताते हैं कि मिट्टी के अंदर में दो मूलभूत तत्व होते हैं। एक तो होता है रेत और दूसरा होता है कार्बन। ये कार्बन क्या चीज़ है और कार्बन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता मीन्स प्रकृति द्वारा निर्मित किए गए सभी जीवित जो संसाधन है उन सभी को एकत्र करते हैं, इसको बोलते हैं हम जैव विविधता। जब तक के पृथ्वी के ऊपर में जैव विविधता अच्छी तरह से बरकरार रहे तब तक कि हमारी मिट्टी अच्छी है। जब तक कि जैव विविधता अच्छी तरह से है इस धरती के ऊपर में तब तक कि हमारी ज़मीन अच्छी तरह से काम कर रही हो और जब तक कि हमारी मिट्टी काम कर रही है तब तक कि हमारा मनुष्य जीवन बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है जैव विविधता। जैव विविधता बनती है पंचमहाभूतों से। आपने सुना ही होगा कि जो भी जीवित चीज़ है उसके अंदर में हमें पंचमहाभूत तत्व मिलते हैं। ये पंचमहाभूत तत्व क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि पंचमहाभूत तत्व क्या है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पंचमहाभूत यानी पहला तत्व आता है पृथ्वी, दूसरी हवा, तीसरा जल, चौथी ऊर्जा और पांचवा आता है आकाश। ये पांच महातत्वों से ही हम भी बने हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह से हर जो चीज़ बनी हुई है जो जीवित है वो सभी जीवित चीज़ों के अंदर में ये पंचतत्व होते हैं। तो एक उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि पंचतत्व जीवित आदमी के अंदर में है और अगर वो प्राणी अगर मृत हो जाता है तो किस तरह से पंचतत्व उसमें से अपने अपनी जगह पे विलीन हो जाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे हम सोच लेते हैं कि एक जानवर हमारा मृत हो गया, उसकी श्वास जो है आखिरी निकल गई है, वो हवा के अंदर में निकल गई है, यानी एक तत्व हमारा हवा में मिश्रित हो चुका है। और दूसरी जो बात है कि वो जब हम उसको गलने के लिए छोड़ देते हैं, वो ज़मीन के अंदर में गाड़ा है या फिर ज़मीन के ऊपर में पड़ा है, तो भी उसके ऊपर में बहुत सारी ज़मीन के अंदर की बैक्टीरियाज और बहुत सारे जीवाणु उसके ऊपर में काम करना चालू कर देते हैं। उनको वो भोजन के तरह काम करते हैं गलाने के लिए। और जब वो पूरी तरह से गल जाता है तो वो ज़मीन में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, मीन्स उसका जो पृथ्वी तत्व था वो ज़मीन में मिल गया है। और जो भोजन करके जो जीवाणु ने ले लिए वो ऊर्जा वहाँ से ले ली है। तो यानी ऊर्जा मीन्स अग्नि तत्व हमारे उस जीवाणु के ऊपर में, वो जीवाणु उसके ऊपर में जी रहे हैं। इसी तरह से उसका आखिरी जो तत्व बचा है उसमें, आखिरी दो तत्व जो बचे हैं उसमें से है एक पानी। जब वो जानवर मृत हो जाता है तो उसके अंदर का जो तत्व है पानी, वो तत्व पानी एक तो भाप के जरिए निकल जाता है या फिर दूसरी चीज़ होती है कि वो जब गलने की प्रक्रिया होती है तो ज़मीन में मिक्स हो जाता है। और आखिरी जो तत्व बचा है वो है आकाश। आकाश यानी खुली जगह। जो खुली जगह है वो प्राणी जब गल जाता है पूरी तरह से वहाँ पे एक खाली जगह तैयार हो जाती है। इस तरह से पंचमहाभूत तत्वों में सभी तरह हम विलीन हो जाते हैं। जो भी चीज़ जीवित है, पेड़ पौधे, जानवर या फिर हमारी मिट्टी, ये सब जब डेड हो जाती है तो हमारे पंचतत्वों में ही विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि कार्बन की। कार्बन कहाँ से मिलता है? दोस्तों, सबसे बड़ा कार्बन का स्रोत होता है हमारा यही प्रकृति। जब ये सभी चीज़ें जो जीवित है ये जब मृत हो जाती है तो इससे जो मलबा बनता है, जो गलन होती है, उसे हम कार्बन कहते हैं। और ये जब ज़मीन के अंदर में आ जाती है तो उसी के ऊपर में हमारे जीवाणु निरंतर काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा घटक है हमारे मिट्टी के अंदर का। तो अभी हमने आपको बता दिया है कि ज़मीन के अंदर में रेत होती है और दूसरी होती है ऑर्गेनिक तत्व। ऑर्गेनिक तत्व क्या है अभी हमने देख लिया।
अब दूसरी बात हम जब कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी जीवित है, जब जीवित है हमारी मिट्टी, तो जीवित मिट्टी के अंदर में भी ये पंचमहाभूत होना जरूरी है। तो किस तरह से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी मिट्टी जीवित है और उसमें अच्छी मात्रा में पंचमहाभूत तत्व उपलब्ध है तो किस तरह से काम करेंगे और हमारी मिट्टी किस तरह से उपजाऊ हो सकती है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो पृथ्वी तत्व हमारे मिट्टी में होता ही है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारी इसमें मिट्टी आ गई। दूसरा जो तत्व है वो है जल। जल तत्व जमीन के अंदर में नमी के रूप में अवेलेबल रहता है। तीसरा जो तत्व आता है वो आता है आकाश। आकाश तत्व इसमें इस जमीन के अंदर में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जितनी जगह खाली जमीन के अंदर में होगी उतनी ज़्यादा चौथा तत्व हमारा जो है हवा, वो उसमें काम करेगा। जब हमारी मिट्टी के अंदर में जगह होती है उसे हम आकाश तत्व बोलते हैं, और आकाश तत्व के अंदर में जब खुली जगह में जब हमारा पानी घूमता है या हवा घूमती है, तो हवा के अंदर में जब आते हैं तो हवा तत्व हमारे अंदर में जब जाती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेके जाती है, साथ ही में नाइट्रोजन भी लेके जाती है। ये तीन ही चीज़ हमारे जीवाणु के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अंदर में हमारी ज़मीन के अंदर में भी जीवाणु जीवित है। वो जीवित जीवाणु जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के जड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और जिसके कारण अच्छे पोषक तत्व तैयार होने के कारण वो हमारे पौधों को मिलता है। अगर ये पंचमहाभूत हमारे मिट्टी के अंदर में बचा है एक ऊर्जा, जो भी हम कार्बन अंदर हैं हमारे ज़मीन के अंदर में, उसको ऊपर में जो जीवाणु काम करते हैं और वहाँ से जो ऊर्जा निर्माण होती है, वो ऊर्जा के कारण ही हमारे पौधों को अच्छे पोषण तत्व मिलते हैं। इस तरह से ये पंचमहाभूत तत्व हमारी ज़मीन के अंदर में काम करते हैं। अगर जब ये पंचमहाभूत तत्व ज़मीन के अंदर में काम करते हैं, वो अच्छी मात्रा में अगर काम करते हैं, तो हमारी ज़मीन सबसे उपजाऊ है, और वो ज़मीन जब उपजाऊ होती है तो हमारी फसल अच्छी आती है। न बल्कि फसल अच्छी आती है, मगर उसमें भी पोषण तत्व भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके ज़मीन अगर जिंदा है, उसके अंदर में माइक्रोबायोलॉजिकल बैक्टीरिया का अच्छा काउंट है, और उसी के साथ में उसमें अच्छे जीवाणु है, केचुए है, तो वो ज़मीन हमारी अच्छी ज़मीन होती है। मगर दोस्तों, ये मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक सीरीज़ हमने आपके लिए लाई है, जिसके अंदर में हम आपको पूरी तरह से मिट्टी किस तरह से हमारी ख़राब हुई है और हमारी जो परेशानी है, इन सभी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और ये वीडियो अगर आपको सही में अच्छी लगती है, तो इसे भरपूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दूसरी चीज़, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है हमारी मिट्टी बचाने के लिए, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं और इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।